आप लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, मैं गुनाह ही बोल रहा हूँ, कुछ भी एनीथिंग। गुनाह इज ऑफेंस, लेमैन टर्म है ये तो, ऑफेंस मतलब इतना क्यों सोच रहा हो? हाँ हाँ, क्राइम ऑफेंस these आर सिमिलर टर्म्स। यू डू समथिंग अगेंस्ट द लॉ, दैट इज ऑफेंस। नहीं 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 नहीं, मैंने बेसिक वर्ड पूछा, ऑफेंस मतलब क्या। मैंने ऐसे भी नहीं पूछा कि लॉयर कौन डिफेंडेंट कौन, सिर्फ ऑफेंस वर्ड मतलब क्या। क्या है ना, शेड्यूल्स में लिस्ट है कि इतने सारे ऑफेंसेस है। ड्रग्स के रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट के रिलेटेड होगा, हेल्थ के रिलेटेड रहेगा, अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे होगा, ये सारे ऑफेंसेस हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, एस्टैब्लिश करने का स्पेशल कोर्ट। और ये स्पेशल कोर्ट कहाँ पर डिफाइन किए हैं, कंपनीज एक्ट में डिफाइन किए हैं, एज पर कंपनीज एक्ट। वहां पे उनको पावर दिया कि ये सेक्शन के अंडर स्पेशल कोर्ट हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट। सेकंड क्या है, वहां पे अमेंडमेंट में बहुत खिचड़ी की है, मैंने उसको समराइज किया सेक्शन 67 को। आपको एक फोटो निकालना निकाला या फिर कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हो ये। अच्छा जूम करा, ओके। हाँ, स्पेशल कोर्ट में कौन कौन आता है, सेशन सिंगल जज रहेगा, होल्डिंग ऑफिस एज सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज फॉर ऑफेंस वेयर जेल इज मोर देन इक्वल टू 3 years। मतलब जहां पे भी इम्प्रिजनमेंट कितना है, मोर देन और इक्वल टू 3 years, वहां पे कौन लड़ेगा केस, सिंगल जज, जिसका पोजीशन कैसे रहेगा, एज अ सेशंस जज या फिर एडिशनल सेशंस जज। मतलब जज का पोजीशन बोला है। और सिंगल जज मतलब एक ही जज रहेगा, उसमें 2-3 जज साथ में ये नहीं कर सकते, टीम फॉर्म करके लड़ नहीं सकते किसी के लिए। और अभी बाकी ऑफेंसेस, ये तो हमने बोला 3 या 3 से ज्यादा जेल के लिए, उसके अलावा भी रह सकते हैं जिसका पीरियड कम रहेगा। उनका केस कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये सब पोजिशन है और सब नाम है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, इसका कोई डेफिनेशन और मीनिंग अलग नहीं है। जैसे ऑफिस में रहता है ना मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वैसे इनके पोजीशन रहते हैं, इनके पोस्ट रहते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 क्लियर है? ठीक है। प्रोवाइजो 1 मतलब कंडीशन, प्रोविजन, मतलब प्रोवाइडेड दैट जो लिखते हैं ना सेक्शन में, वैसे प्रोवाइजो 1 है कि स्पेशल कोर्ट मतलब क्या, कंपनीज एक्ट में दिया है, दैट इज स्पेशल कोर्ट। नहीं, एनसीएलटी डिफरेंट, स्पेशल कोर्ट अलग है, एनसीएलटी अलग है। हाँ, क्या स्पेशल कोर्ट एग्जांपल नहीं, स्पेशल कोर्ट इज स्पेशल कोर्ट है, एग्जांपल क्या देता, सेंट्रल गवर्नमेंट कडे पावर है ना डिफाइन करायला। हर एक एरिया का स्पेशल कोर्ट रहेगा। एरिया मतलब क्या, महाराष्ट्र, पुणे, ये एरिया है, इसका एक स्पेशल कोर्ट रहेगा। फिर हैदराबाद, फिर स्टेट वाइज या फिर सिटी वाइज, हर एक स्टेट वाइज सिटी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये स्पेशल कोर्ट है और इसके ये फंक्शन और इसके ये एक्टिविटीज रहेंगे कि ऐसे ऐसे केस उसको हैंडल करने पड़ेंगे। दीज आर स्पेशल कोर्ट्स। इसका कुछ एग्जाम्पल आई कैंट गिव कि क्या है, मतलब ये एरिया वाइज डिफाइन रहता है, जैसे आपके पुलिस स्टेशन रहते हैं वैसे, वैसे सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, जस्ट दैट कि उनका काम अलग रहता है हर एक का, ठीक है। अभी ये क्या बोला है, सेकंड कंडीशन, कि जब तक स्पेशल कोर्ट फॉर्म नहीं होता है तब तक ये पावर किसके पास है, कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द एरिया। मतलब स्पेशल कोर्ट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश नहीं किया, सपोज किसी एरिया में, तब तक ये ऑफेंस होते ही रहेगा क्या, कोई तो देखेगा ना, किसी के पास तो पावर होगा। स्पेशल कोर्ट अगर है ही नहीं, आपने जैसे बोला अगर नहीं होगा तो कौन देखेगा, तो किसके पास पावर है, अभी ये जो हमने देखे ना इनका ही कोर्ट रहेगा, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। समझ रहा है कि कौन केसेस देखेगा। अभी इसमें मेंशन नहीं किया है कि कितना लिमिट और क्या, बट उन्होंने ओवरऑल बोला है कि अगर स्पेशल कोर्ट है ही नहीं तो उनके पास भी यही पावर रहेगा, यही सब देखेंगे केसेस। तो वो मोर देन 3 years और इक्वल टू 3 years के लिए कौन देखेगा, इनका ऑफिस देखेगा, कोर्ट ऑफ सेशंस का ऑफिस। और इसमें अदर ऑफिस के लिए कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन 67 ये क्लियर है, समझ रहे, नया है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नए अमेंडमेंट्स के ऊपर ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार पढ़ो ये आप लोग। स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस है, समझा क्या, केस को लड़ना, स्पीडी ट्रायल। पोजीशन, नहीं नहीं पोजीशन, मतलब ये जो जज है ना उसका पोजीशन क्या रहेगा,
ही माइट बी अ सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज, मतलब एक लेवल ऊपर नीचे ऐसा। नहीं 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 नहीं, होल्डिंग ऑफिस मतलब आके कोई नहीं, नहीं वैसा नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इट इज पोजीशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन पर से आप लोग देखो तो पोजीशन ऐसा ही है जज के केस में, मतलब वो एक जज का पोजीशन क्या रहेगा। ही कांट बी एनी नॉर्मल जज जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर जस्ट हुआ है जज। नहीं, आई डोंट नो मराठी में क्या, मेरे को न्यायाधीश पता है, आई डोंट नो फिर ये स्पेशल कोर्ट में आता है नहीं आता है, मराठी में नहीं पता मुझे। आई डोंट नो। अच्छा ये समझाएगा। हाँ। एक बार सेक्शन 67A आप लोग यहाँ से पढ़ो अभी। नीचे लू, ऊपर लू, सॉरी ऊपर लू। मैंने जो लिखा है ना वही यहाँ पे जो लिखा है वही मैंने समराइज किया है आपके लिए। बाप रे आज ईशा किरण ओम, ठीक है फाइन। नहीं नहीं पालकी का हो सकता है रीजन, आई डोंट नो, सब लोग टेस्ट के लिए नहीं रहते। अच्छा कौन, अच्छा ठीक है, रीड किया क्या? सी यहाँ पे मेंशन किया है कौन करेगा क्या करेगा, सेक्शन 435 दिया है कंप्लेंट में, ये सब फाइनल लेवल पे है, सिर्फ आपको इसलिए बेसिक ही आ गया फिर से, आपको सिर्फ बेसिक ही अंडरस्टैंड करना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। वो क्लिक किया तो वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि एमसीए के साइड से डाउनलोड करते हैं ना हम लोग अमेंडमेंट्स, वो लोग की एमसीए के अंडर ही आता है ना। सेम था हमने जो पढ़ा अभी ऊपर समरी में। हाँ। सेक्शन 67 ये इतना ही था। 67B अभी ये स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर और पावर्स क्या है ये यहाँ से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट किया है अगेन, बट इसको आपको समराइज करना पड़ेगा, मैंने एग्जाम्पल के लिए समराइज किया था, आपको समझने के लिए आपको वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स किए या नहीं प्रिपेयर बाकी लोगों ने? कौन से एक्ट का कर रहे हो? कंपनीज एक्ट का, ओके ग्रेट, ओके ठीक है। एक ही सेकंड ना, क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये एक रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं कि कौन से केस को कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच लेना पड़ेगा, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। ये कभी भी सिलेबस में नहीं है, उसका सिर्फ रेफरेंस रहता है, फाइनल पे नहीं है, इंटर पे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेफरेंस है कि इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा जब भी कोई क्राइम होता है तो, मतलब जजेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब यस इसको भी देखना पड़ेगा इन शॉर्ट। ऑल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67A, मतलब ऊपर जो हमने देखे थे, 1 मतलब कौन सा, 3 इयर्स वाला हो या कौन सा, मतलब सारे ऑफेंसेस, क्योंकि 1 में उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ डेजिग्नेट किया है कि स्पेशल कोर्ट करेगा सारे, तो सारे ऑफेंसेस ऑल ऑफेंसेस। तो उसमें क्या होगा बोल रहे, shall be triable only by the special court established or designated for the area in which the RO of the LLP is situated। मतलब जो एरिया के जहाँ पे हम लोग है, हमारा ऑफिस जहाँ पे है LLP का, वहाँ का जो स्पेशल कोर्ट है वही परफॉर्म कर सकता है वो केस, कोई और कर नहीं सकता है, ठीक है, जहाँ पे LLP का ऑफिस है। In relation to which the offence is committed or whether there are more than one special courts for such area by such one of them as may be specified in this behalf by the high court concerned। मतलब क्या हो रहा है अभी, अगर एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट हो गए तो हाई कोर्ट बोलेगा कि कौन सा स्पेशल कोर्ट ये पर्टिकुलर एलएलपी के लिए काम करेगा, कुछ अगर ऑफेंस होता है तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है। इतना ही है सबसेक्शन 1 67B का पावर्स एंड प्रोसीजर। क्लियर है? फिर से रिपीट करूं क्या? बोला है कि कुछ भी ऑफेंस होता है स्पेशल कोर्ट करेगा,
और अगर जहाँ पे आपका LLP सिचुएटेड है, ऑफिस जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है, वो एरिया का जो स्पेशल कोर्ट है वो करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट बोलेगा कि कौन सा स्पेशल कोर्ट करेगा। इतना ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी सबसेक्शन 2, हाँ सिंपल, यस। ज़्यादा होते हैं तो किसके पास केस जाएगा, कौन करेगा। वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब अगर ऑफेंस होता है तो करना क्या है, प्रोसीजर क्या करना है, ठीक है। ये जब होता है स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, मैं ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विथ विच सच द अक्यूज्ड में बी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट दी ऑफेंसेस की तो सिर्फ वही देखनी है, इसके अलावा भी ऑफेंस हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ऑफेंस मतलब क्या, कोई भी चीज, कोई भी गलत चीज, एनी क्राइम। तो फिर वो छोटा हो कितना भी या बड़ा हो, 1 लाख की चोरी हो या 1000 करोड़ की चोरी हो, चोरी तो चोरी रहती है ना, ऑफेंस तो ऑफेंस है ना। तो इसलिए दे आर सेइंग कि कौन सा भी अगर ऑफेंस उनको एक ऑफेंस के टाइम दिख रहा है तो वो उसके लिए भी केस चलाएंगे, ठीक है। सेक्शन 3, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगेन उसको ध्यान रखते हुए, may if it thinks try fit in a summary way any offense under this act which is punishable for imprisonment for a term not exceeding 3 years. Try in a summary way, summary way मतलब हाँ इमीडिएट एक्शन लेके खत्म करना केस इन अ समरी वे, शॉर्ट वे। कौन से क्राइम्स के लिए, जो 3 years से कम जिसका जेल हो सकती है, हाँ कम हो सकती है, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, समरी वे में ऑफेंस को ट्रीट कर सकते हैं, उसको केस लड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड, इसके लिए भी क्या कंडीशन है, इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year शैल बी पास्ड। मतलब ये उनके ऊपर है कि अगर 3 साल से कम है तो समरी में करना है नहीं करना है। हाँ अगर नहीं किया तो वो 2 साल 1.5 साल हाँ दे हाँ सकते हैं। हाँ लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया, तो 1 साल का ही देना है। समझा, इतना उसका डीप इंटरप्रिटेशन है, एक को ही समझा सबको समझा, समझा ना, तो ऐसे ही इंटरप्रेट करना है लॉ। ही इज वेरी एबल टू अडेप्ट फास्टली बेसिकली लॉ के टर्म्स, इसीलिए उसको तुरंत रियलाइज होता है कि इसका डेप्थ क्या है, ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है। इसलिए लॉ को ना कभी भी ना पूरा साथ में पढ़ो, क्योंकि हर एक चीज इंटरलिंक्ड रहता है। अगर ऊपर ऐसे लिखा है तो उसके नीचे कुछ लिखा है ना, वो उससे लिंक्ड है, ऐसा पढ़ना है आपको, तो समझेगा फास्ट। अभी इसका भी और एक कंडीशन है, व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ मतलब एट द स्टार्ट ऑफ, ठीक है, और इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल मतलब ड्यूरिंग द समरी, जब भी हम लोग इंक्वायरी और ये सब कर रहे हैं। It appears to the special court that the nature of the case is such that the sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed. अभी opposite हो रहा है नीरज, ठीक है, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily. मतलब इतना बुरा हुआ है कि 1 साल तो कम ही पड़ेगा, हमें ज्यादा देना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन आ रही है, ठीक है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वर्ड सुने होंगे, वो देना पड़ेगा सारे पार्टीज को, वो करना पड़ेगा, ठीक है। Record an order to that effect and thereafter recall any witnesses who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in accordance with the procedure for the regular trial. मतलब क्या करना है ऐसे केसेस में, अलग अलग विटनेसेस को हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे, उन दोनों को तो देंगे, बाकी विटनेसेस को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपका अगर कोई पॉइंट है तो प्रूफ करो कि क्या सही है क्या गलत है। और नॉर्मल जैसे ट्रायल चलता है ना वैसे चलने दो, समरी वे में मत करो, क्योंकि और कुछ भी बुरा हुआ है। क्लियर है? हाँ और बाद में ऐसा लग रहा है कि नहीं हो ही नहीं सकता है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उस केस में ये बाकी के लोगों की बात सुनिए और फिर डिसाइड करेंगे इसे रेगुलर ट्रायल पे शिफ्ट करते हैं या नहीं करना है, बराबर बराबर, ठीक है। 67 भी एक बार पढ़ो, आराम से पढ़ो ये, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को कुछ तो समझ रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं समझ रहा है ना, आपको भी नहीं समझ रहा है ना, हाँ लीगल लैंग्वेज को टाइम लगेगा, लॉ इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। किसी ने कभी पढ़ा है क्या कुछ लॉ का, क्या पढ़ा है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली, हाँ 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 हाँ, ओके, खुद से पढ़ा बुक से आपने, ओके ओके। और आप लोगों ने
कुछ नहीं बताया, ठीक है फाइन, कोई इशू नहीं है। हाँ नीचे लू ऊपर। इसको इजी करना पड़ेगा आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, समराइज करना पड़ेगा इसको। मैंने जो लिखा था ना वो ऐसा रहता है, प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड दैट, मतलब ठीक है। क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हमारा समझ रहा है क्या? कहाँ तक आया बीसीआर? बीसीआर कहाँ तक आया? शुरू ही नहीं किया? ठीक है करो फास्ट। अच्छा लॉ के भी कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन 67C, अपील एंड रिविजन। हाँ हाँ सी भी बहुत है। अपील कभी वर्ड सुना है क्या? क्या रहता है? अपील मतलब कॉल लेना बेसिकली। आप लोगों ने भी सुना होगा अपील, हाँ हाँ सुना है। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का अपील करते मैं लीगली बोल रहा हूँ। हाँ अपील अपील ही है, हाँ हाँ अपील वर्ड अपील ही है बेसिकली। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बेटा आप लोग? कॉल लेना और थोड़ा, दो पार्टी से केस चल रहा है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चल रहा है, एक को खटका कुछ, तो अभी वो सुन ही नहीं रहा है सामने वाला, इसका जज का उसको डिसीजन लगा ही नहीं वैलिड है, वो आगे जाएगा, दैट इज अपील, सिंपल है। और आगे जाएगा स्पेशल अपील, और एक अपील, अपील टू अपील, मतलब अपील अपील करता रह रहा है, एट द एंड सुप्रीम कोर्ट, वो तो लास्ट अथॉरिटी है। नहीं नहीं इतना तो ठीक है, ओके फाइन। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ मैं जनरल बोलता हूँ, आप डायरेक्टली टेररिस्ट पे गए। ठीक है यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है, इसको तो बहुत इजी करना है आपको, ठीक है, ये बहुत लिखा है उन्होंने। द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज सो फार एज मे बी एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय चैप्टर सो एंड सो ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये याद ही रख लो ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये याद ही रख लो आप, इतने वर्ड्स बस। On a high court, as if a special court within the local limits of the jurisdiction of the high court or a court of sessions trying cases within the local limits of the jurisdiction of the high court. कुछ नहीं समझा ना? आया application to court to reverse the decision, yes correct, that is so legal terms. ते जाऊ दे, ते त्या चॅप्टर लक्षात नका, मी बोलतो ऍज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिख दो, वो इग्नोर करो, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतने अगर आपने वो भी लिखा ना आपको फिर भी मार्क्स मिलेगा। दे वांट टू टेस्ट यू कि आपको पता है क्या, मतलब ये अगर अपील एंड रिविजन करना है तो किसके पास पावर है? हाई कोर्ट, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। हाई कोर्ट में एक्सरसाइज में, हाई कोर्ट करेगा ही नहीं आपके फेवर में, नॉट नेसेसरी। हाँ 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 समझा, हाई कोर्ट का पावर यहाँ पे। सेक्शन
68A, registration offices. For the purpose of exercising such powers and discharging such functions. Discharge करना मतलब करना, काम करना, डिस्चार्जिंग सच फंक्शन. आप अपोजिट बोल रहे थे, मतलब इन अदर टर्म्स उसका मीनिंग चेंज होता है, लॉ के केस में उसका मीनिंग चेंज होता है. ठीक है. एज अ कन्फर्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय और अंडर दिस एक्ट और अंडर रूल्स मेड देयर अंडर. मतलब किसके पावर्स है यहाँ पे? करेक्ट, इतना ही है. ये इतना लिखा है तामझाम, वो भी कम करना है आपको. मतलब अननेसेसरी वर्ड्स बहुत रहते हैं पेपर में, हम लोग याद भी नहीं रख सकते ये सब चीजें. मैं खुद बोल रहा हूँ कि याद नहीं रख सकते. आपको इसको इजी करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाओ. आपको जितना इजी रहेगा ना आप उसको बनाओ. एम्फोसिस क्या रहेगा ये सेंटेंस में हमने जो पढ़ा? हाँ, इतना ही है. आपको क्यों बाकी के वर्ड्स लिखने हैं? जरूरी ही नहीं है ना. मेड देयर अंडर, सीजी के पास पावर क्या है? रूल्स का और एक्ट का. ठीक है. मेड देयर अंडर एंड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी अंडर दिस एक्ट द सीजी शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश सच नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन offices at such places as it thinks fit, specifying their jurisdiction. क्या समझा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर वगैरह ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है रिगार्डिंग एलएलपी. नहीं, मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल कि एक एरिया में कितने सारे ऑफिस होने चाहिए, कितने अलाउड है, ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट. कितने एलएलपी, एलएलपी के ऑफिस, हाँ, नंबर ऑफ एलएलपी. और एज इट थिंग्स फिट मतलब क्या? उनके हिसाब से. दे वुड नंबर सेम नहीं रहेगा एवरी ईयर कि ये वो चेंज भी कर सकते हैं. कि उनको लग रहा है कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, काम और बढ़ गया है, तो वो बोल सकते हैं कि ये नंबर चेंज होगा. इट्स ऑन देम. जगह के हिसाब से. करेक्ट. एरिया अगर है ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे कि 15 ऑफिस आप सेटअप कर अलाउड है, इतने कर सकते हो. एग्जैक्टली, हर एक एरिया वाइज, मतलब स्क्वायर फीट वाइज कि कितना एरिया हमारा है, ज्यूरिसडिक्शन कितना है. हाँ, मतलब स्टेट पर से आई एम सेइंग देन यू आर सेइंग स्टेट पर से. करेक्ट, एरिया वाइज. ठीक है. समझा पॉइंट 1? फिर से रीड करो आप लोग, रीड करो. ठीक है. अभी ये सब देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक पावर है. वो किसको अपॉइंट कर सकती है? रजिस्ट्रार्स, एडिशनल रजिस्ट्रार्स, जॉइंट रजिस्ट्रार्स, डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, सो एंड सो एंड सो ऑन. ठीक है. इनको अपॉइंट कर सकती है. क्यों करना है? एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए. मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी करेगा, उनके नीचे ऑफिसर्स रहेंगे ना, तो उन्होंने ऑफिसर्स के नाम दिए हैं. कंपनी में तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास ज्यादा पावर रहती है ना. नहीं, कंपनी में कैसा है ना, एनसीएलटी. हाँ, ट्रिब्यूनल. हाँ, ट्रिब्यूनल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है. हाँ, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देती जितना इधर दे रही. हाँ, क्योंकि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर्स थे कंपनीज एक्ट में, बट अभी वो पावर्स धीरे धीरे कम होके एनसीएलटी के पास जा रहे सारे, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसा. ठीक है. ये क्लियर है? एलएलपी का रजिस्ट्रेशन देखने के लिए कौन कौन से ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है. हाँ. द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2. मतलब ऊपर जो बोले हैं क्या पावर्स हो गया. एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर सर्विस शैल बी सच. मतलब ये जो ऑफिसर्स है उनका कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड के लिए होगा, वो कितने पीरियड के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, कितना एज रिटायरमेंट होगा उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा. मतलब एज अ इंडिविजुअल उनका हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि उनको अगर अपॉइंट करना है तो हम लोग उनको क्राइटेरिया बोलेंगे कि आपका अगर इतना क्वालिफिकेशन है तो आप बन सकते हो एडिशनल रजिस्ट्रार. अगर आपको जॉइंट रजिस्ट्रार बनना है तो आपका इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर आपको 5 साल ये पोजीशन मिलेगा, ऐसा ऐसा, फिर आप अगले पोजीशन पे जा सकते हो. टर्म्स एंड कंडीशंस उनके अपॉइंटमेंट के. तो ये किसके पास है? सीजी के पास है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन कर सकता है. ठीक है. सीजी में डायरेक्ट रजिस्ट्रार टू प्रिपेयर अ सील और सील्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आर कनेक्टेड विद द. बकवास पॉइंट है. नहीं है, नहीं, वो ठीक है, वो तो समझा मुझे, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे क्या बोल रही है, पॉइंट बहुत वियर्ड है बेसिकली कि दे आर सेइंग कि ऑथेंटिकेट, अगर डॉक्यूमेंट्स आते तो रजिस्ट्रार ऑथेंटिकेट करेगा ही ना.
बट नेचुरल है। तो व्हाट दे ट्राइंग टू स्ट्रेस हियर है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के, वो सब हमें देखने हैं, रजिस्टर को वो सब ठीक से देखना है और ऑथेंटिकेट करना है, सील लगाना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के अंडर हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये बराबर है सब डॉक्यूमेंट जो एलएलपी ने प्रोवाइड किए हैं। क्लियर है? हेलो, कहते का .1 रिपीट करो। .1 बहुत ऊपर चला गया, रुको अभी एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड रुको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हो गया ये सेक्शन, फाइन। सेक्शन 60 क्या था ये? 68 है। एक बार रीड करो किरण आप भी, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हुआ, बोल रहे? हाँ काय? परत? अरे यार मग सांगा ना, मॅडम मामी काय चुकतोय? तुम्ही मला का देता तुमच्याकडे? अय बलिका बकरा रीड कर। किरण कळतंय का आता? अच्छा ओके, हो गया। सबने पढ़ा क्या? हो गया है? समझ रहा है? ठीक है, अभी सेक्शन 69 में चेंजेस है, उसके पहले देखते कि यहाँ पे कुछ है क्या। और कहाँ तक किया था हमने यहाँ पे? मेरे को याद नहीं। चैप्टर 6 चालू करना है ना? अच्छा ओके फाइन। चैप्टर 6 सो एक्ट के अंदर ना, आप लोगों के लिए ठीक है, एक्ट के अंदर सेक्शंस रहते हैं, चैप्टर्स रहते हैं, सब सेक्शंस रहते हैं। तो अभी ये जो हेडिंग आपको दिख रही है ना, कन्वर्जन इनटू एलएलपी 6, ये चैप्टर 6 है ऑफ द एलएलपी एक्ट विच इज कन्वर्जन इनटू एलएलपी। इसके नीचे अगर आप देखोगे सेक्शन 55 लिखा है, उसका मतलब इट इज सेक्शन ऑफ द एक्ट। और अगर ये देखोगे 58 का 1 अगर देखोगे इट इज सब सेक्शन। अब समझ रहा है कैसा रहता है एक्ट का फॉर्मुलेशन? चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन। अगर आपको याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है वेल एंड गुड। फाउंडेशन लेवल पे इतना स्ट्रेस नहीं है कि सेक्शन नंबर्स आपको याद रहने चाहिए। याद रहते तो रेलेवेंट याद रखो, गलत लिख के नहीं आने के। गलत लिखोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है एक्ट का। एक्ट ऐसे ही आता है, अगर आप देखोगे ऑनलाइन जाके निर्मला सीतारमण का जो इनकम टैक्स एक्ट आता है वो भी ऐसे ही रहता है, चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन। ठीक है, सेक्शन चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सेक्शन 55। A firm may convert into a LLP in accordance with the provisions of this chapter and the second schedule. This chapter मतलब chapter 6 and second schedule आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपने देखा था। आपको इतना ही लिखना है, एग्जाम में भी अगर आया ना इतना ही पॉइंट लिखना है, और कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर आएगा भी नहीं, बट इतना ही लिखना है, आया तो भी। प्राइवेट कंपनी इंटू एलएलपी सेक्शन 56, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इंटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड थर्ड शेड्यूल। कुछ नहीं है, हमने ऑलरेडी किया है, उतना ही आपको लिखना है। सेक्शन 57 फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड फोर्थ शेड्यूल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या था? किसके राइट्स एंड ड्यूटी? उसके मतलब पार्टनर्स के। हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है, उसके बाद जाना। ठीक है, सेक्शन 58 रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन करना है, किसका रजिस्ट्रेशन करना है? और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? बाद में, जब वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको ये समझा है क्या बाकी लोग? मतलब ये फर्म क्या है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये सब ना कंपनीज एक्ट में था। फर्म बोलो। हाँ, फर्म मतलब नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलो ना। एंटिटी फर्म में आता है? नहीं, मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं समझा।
थोड़ा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा और आपको कुछ पता होगा तो। पार्टनरशिप फॉर्म ये पता है, सीए के ऑफिस पता है आपको? सीए के ऑफिसेज रहते हैं, एक सर प्रैक्टिस जो करते हैं वो पार्टनरशिप की तरह फॉर्म करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी मतलब रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ये सब कंपनीज है। कंपनीज में अलग अलग फॉर्म रहते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड। तो ये सब हमने कंपनीज एक्ट में डिटेल में डिस्कस किया है, बट आपको मैंने सिर्फ एक ब्रीफ दिया कि क्या रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। सेक्शन 58 पे आता है, रजिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। नीरज पढ़ रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट सबसेक्शन। Registration. The registrar, on satisfying that a firm, private company, or an unlisted company, or an unlisted public company, as the case may be, has complied with the provisions of the various schedules, provisions of the Act, and the rules made thereunder. Register the documents issue a certificate of registration in such form as the registrar may determine, stating that the LLP is on and from अंडरलाइन, ऑन एंड फ्रॉम द डेट। the date specified in the certificate registered under this act. इसको सिंपल टर्म में सिंप्लीफाई करना है ना, बोलो। टर्म्स एंड कंडीशंस जो शेड्यूल्स के थे कन्वर्जन के लिए, वो सब अगर फुलफिल किए हैं, रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, इनकॉर्पोरेशन देगा, एंड उस दिन से और उसके बाद से भी इट वुड बी टर्म्ड एज अ, हो गया, इतना ही है। सिर्फ आपको शेड्यूल्स के रूल्स फॉलो करने हैं और जो भी एलएलपी एक्ट के रूल्स है वो फॉलो करने हैं। शेड्यूल्स में जो दिया होगा शेड्यूल आपको मेंशन करना है। इतना इजी पॉइंट को इतना कॉम्प्लिकेट किया है, आपको एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा उसको क्या लगा, जैसे गवर्नर को बहुत सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करनी होती है रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर। हाँ, और वैसे मतलब हाँ, उन्हें भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना हम्म पड़ता है ना गवर्नर के पास, मेजॉरिटी सबमिट करना पड़ता है, तो ऐसा काइंड ऑफ करेक्ट, समझा, इजी है। नेक्स्ट पढ़ो। Second, the LLP shall, within 15 days of the date of registration, inform the concerned registrar of firms or registrar of companies, as the case may be, with which it was registered under the provisions of the Indian Partnership Act 1932 or the Companies वो Act, निकाल दो, 1956 वाला कैंसिल कर दो। or the Companies Act 2013, as the case may be, about the conversion of and of the particulars of the LLP in such form and manner as may be prescribed. 15 दिन में रजिस्ट्रेशन के डेट से आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जिसके अंदर आपने रजिस्टर किया था आपके पहले वाले करेक्ट, फर्म होगी तो आरओएफ, परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओएफ कब आएगा, आरओसी कब आएगा? आरओएफ मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कम्स अंडर एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कम्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। और क्या इन्फॉर्म करना है उनको कि हमारा कन्वर्जन हुआ है इन सच फॉर्म एंड मैनर, मतलब रूल्स में दिया होगा कि उस फॉर्म में भर के वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके आपको इन्फॉर्म करना है। अंडरलाइन विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेज इज इंपॉर्टेंट, कितने दिन में आपको, कितना टाइम है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। शल बोला है मतलब हर एक एलएलपी को मैंडेटरी है, ये इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टीज, फाइन, वो सब आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एलएलपी भी है, मतलब क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Third, upon such conversion, the partners of the firm, the shareholders of a private company or unlisted public company, as the case may be, the LLP through which such firm or such company has converted, and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of the various schedules, as the case may be, applicable to them. क्या समझा? पुराने जो लोग थे कंपनी में, फर्म में, उनको क्या करना पड़ेगा अभी? एलएलपी के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, इतना ही बोला है, कुछ नया नहीं है, फैंसी नहीं है इसमें। एलएलपी के रूल्स, एलएलपी के शेड्यूल के जो भी कंडीशंस है, एलएलपी एक्ट में जो लिखा है वो सब फॉलो करना पड़ेगा। पुराने लोग मतलब कौन थे? पार्टनरशिप में कौन रहते हैं? कंपनीज में कौन रहते हैं? एंड मेंबर्स, हाँ करेक्ट, समझा अभी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Upon such conversion, on and from the date of certificate of registration,
The effects of the conversion shall be such as specified in the various schedules as may as the case may. इफेक्ट्स मतलब क्या होगा? इम्प्लीकेशन कि आपने एक बार रजिस्टर किया एज ए एलएलपी और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, तो आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब लागू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत किया तो आरओसी आपको अपोज करेगा, आपको बोलेगा कि आपने एलएलपी के अंडर रजिस्टर किया है तो आपने ये गलत किया है, आपको अभी फाइन या पेनल्टी जो भी रहेगा वो पे करने पड़ेगा। क्लियर है सेक्शन 58? उसके आगे भी है बट यहाँ तक क्लियर है रजिस्ट्रेशन का पॉइंट। उसके सेक्शन 58 के अंडर रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया है, उसके आगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया है। शेड्यूल मेंशन में क्या है? फोर्थ, शेड्यूल 1 में आता है ना उनके राइट्स एंड ड्यूटीज। हाँ करेक्ट करेक्ट, यस, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज। एक बार फिर से रीड करो सेक्शन 58 का रजिस्ट्रेशन। नाही स्क्रीनवरून वाचू दे असं। क्यों का वरती? हो गया सबका? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ो। Effect of registration, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force on and from the date of registration specified in the certificate of registration issued under the various schedules as the case may be. मतलब बाकी सारे एक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलएलपी फॉलो कर रहे हो तो वो भी वही फॉलो कर रहे हो। अगर आपने कुछ गलत किया, दूसरे कुछ गलत किया और एलएलपी में कुछ मेंशन नहीं किए गलत है या सही है, बट बाकी एक्ट के हिसाब से आपने कुछ गलत किया तो उसके भी इम्प्लीकेशंस हो गया। ठीक है, पढ़ो। There shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act. रुको, एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, नाउ यू कैन प्रेजेंट टू द पब्लिक इन जनरल कि मैं एलएलपी हूँ, मैं मेरे नाम से भी काम कर सकता हूँ। उन्होंने यही बोला है कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, हम लोग लोगों को बताएंगे कि नाउ वी आर फंक्शनिंग एज एलएलपी, हमारे ये पार्टनर्स है, हमारा ये बिजनेस है, हम लोग ये करते हैं, ये नहीं करते, हमारा ऑफिस यहाँ पे है, हमसे अगर कुछ मीटिंग करने तो हमारे ये ऑफिस पे आओ। समझ रहा है? ये हमें स्पेसिफाई करना है सबको। All tangible, movable or immovable and intangible properties vested in the firm or the company as the case may be, all assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the company as the case may be, and the whole of the undertaking of the firm or the company as the case may be, shall be transferred to and shall rest in the limited liability partnership without further assurance, act or deed. And कितना बड़ा पॉइंट है। हाँ? जो पहले थे पता है, partnership सिंपल है। में मतलब जब भी आप कंपनी या फिर पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, टेक अ बैलेंस शीट, ठीक है, उसके सारे असेट्स, उसके सारे लायबिलिटीज, फिर अंडरटेकिंग नहीं बोलो, पूरा कंपनी है, फिर ये बोलो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? उनका अधिकार, उनको और क्या मिलना चाहिए था, गुडविल, रेपुटेशन, गुडविल भी आएगा, ये सब चीजें। ये जो भी रहेगा ना वो किसको ट्रांसफर होगा कन्वर्ट करने के बाद? एलएलपी को। तो ये सब मिलेगा, इतना ही एक्सप्लेन करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो लोगों के ऊपर जब कन्वर्जन के टाइम दे कैन पुट, बट एक्ट ने बोला कि ये सब किसके पास जाएगा? एलएलपी के पास जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है, करेक्ट। ऑब्लिगेशन इसलिए लिखा है, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आगे पढ़ो। The firm or the company, as the case may be, shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of firms or the registrar of companies, as the case may be. सिंपल है, जो पहले था वो बंद कर रहे, इसलिए तो एलएलपी में आ गए ना हम लोग। ये थोड़ी चालू है और ये भी चालू है, उसको कन्वर्जन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन वर्ड यूज किया है। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा है, वैसे नहीं होगा। असेट्स इसके पास आधे, इसके पास आधे, ऐसे नहीं होता है। हाँ समझा? एक बार पढ़ो फिर से इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप लोग पढ़ो, पूरा पढ़ो।
सो गए क्या? नहीं, इसने ड्रॉप किया। आराध्या ईशा किरण, ऑनलाइन डाउट्स है क्या? ठीक है, नो डाउट्स, ओके ओके। सो हमने सेक्शन 58 कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एन एलएलपी। 59 पढ़ो। Foreign Limited Liability Partnerships, Section 59. The central government may make rules for provisions in relation to establishment of place of business by foreign LLP within India and carrying on the business therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of the Companies Act निकालो वो, 2013 हाँ or such regulatory mechanism with such composition as may be. एक सेंटेंस में इसको बोलो, क्या बोला है सेंटेंस, मतलब क्या है ये? व्हाट डज दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट? हाँ हाँ, प्लेस कहाँ रहेगा, हाँ बस इतना ही बोला है। हाँ करेक्ट, हाँ नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, फोकस करो। मे मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, ठीक है, एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस देयरइन बाय अप्लाइंग इनकॉर्पोरेट सच मॉडिफिकेशन एज अप्रोप्रिएट। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंस है, या वहाँ पे फॉरेन कंपनी, यहाँ पे फॉरेन एलएलपी है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज वहाँ के प्रोविजंस रेफर करो। अगेन एलएलपी इज अ मिक्सचर ऑफ कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप, इसलिए कंपनीज एक्ट के वो प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा। ओके थम एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स भी हमें देखने पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। सेक्शन 59 फॉरेन एलएलपी का डेफिनेशन क्या था? जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट रजिस्टर आउटसाइड इंडिया हुए हैं, लेकिन उनका बिजनेस का प्लेस है। परफेक्ट। ते कुठे 128 डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप प्राजक्ता ठीक है, फाइन, घाबरो नको, ओके इट्स ओके, हैपेंस, ओके ठीक है। ये कंफ्यूजन होना ही चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना लॉ में, फिर आपको आता ही नहीं है लॉ, आपको समझ रहा ही नहीं है। सबको अगर ऐसे फर्स्ट गो में समझ रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। जिसको कंफ्यूजन होता है, जिसको डाउट्स आते हैं, दैट इज लॉ। लॉ में आपको आना ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको लॉ को पूछना है कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, इसका लॉजिक क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। लॉ सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट करके मत समझो, इसको आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना है। आपको क्वेश्चन आने चाहिए लॉ में, ठीक है। हाँ मतलब एट द एंड वैसा ही है, लॉ है वो लीगली प्रोविजन से ऐसे स्ट्रिक्ट बनाया उन्होंने, ठीक है। एक्ट ऐसे ही रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि बेसिक लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फर्स्ट स्लैब के लिए 250 है, उसको मैं 150 नहीं कर सकता हूँ, सिंपल है, वो एक्ट में ही दिया है, मैं क्या करूँ ना, मेरे हाथ में कुछ है नहीं ना, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, लिखना ही पड़ेगा उनका एक्ट, हाँ अगर, हाँ करेक्ट, अगर ऐसे लैंग्वेज नहीं यूज करते तो सब लोग ही सीए बनते, सब लोग ही लॉयर बनते। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट, ठीक है। चैप्टर 8 वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन पढ़ो, सेक्शन 63। Winding up and dissolution, section 63. The winding up of a LLP may be either voluntary or by the tribunal and LLP. So wound up may be dissolved. मे बी पे फोकस है, दो ऑप्शन है। वॉलंटरी मतलब खुद से बोलना कि मुझे बंद करना है मेरा एलएलपी, या फिर एनसीएलटी अगर कुछ देख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो एनसीएलटी बोल सकता है कि आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। सेक्शन 63 पढ़ो, सेक्शन 64। Circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal, section 64. A LLP may be wound up by the tribunal. रुको, कब ट्रिब्यूनल के पास पावर है वाइंडिंग अप करने का? क्या सिचुएशंस में ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं कि आप एलएलपी का बिजनेस ही बंद कर दो? ये हम लोग देखने वाले, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आता है। First, if the LLP decides that LLP be wound up by the tribunal. एलएलपी को लगता है ठीक है, एलएलपी को बिजनेस देख के लग रहा है कुछ झोल झाल है, कुछ तो गलत किया, कुछ तो गोलमाल हो रहा है, तो एलएलपी बोल सकती है, और उसके पास एविडेंस रहता है, ऐसे हवे में नहीं बोल रहे कि वाइंड अप करना है,
देयर इज सम बेसिस कि हम लोग को बोल रहे एलएलपी को कि बिजनेस बंद करना है, ऐसा नहीं है किसी को भी मुंह उठा के बोला कि चलो बिजनेस बंद कर दो, लॉजिक ही नहीं है ना, यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग और आल्सो टू द अदर पार्टी, ठीक है, अभी पढ़ो। Second, if for a period of more than 6 months, the number of partners of the LLP is reduced below 2. हमने ये लॉजिक देखा था कि अगर नीचे होता है तो क्या करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, रीड करो, मोर, इसको ऑनलाइन करो, मोर देन 6 मंथ्स एंड रिड्यूस बिलो 2, वो भी ऑनलाइन करो। लॉजिक समझ रहे हैं कि हमने वो ऑलरेडी पढ़ा है। वो 6 महीने के बाद वो 6 महीने के टाइम तक उसने अगर एलएलपी को सोल प्रोप्राइटर में कर लिया तो उसके बाद वो गुडविल वो वो तो है ना, हाँ, वो अगर एलएलपी को झट से कर देता तो क्लाइंट्स चले नहीं जाएंगे, क्लाइंट्स सुनने लगेंगे 6 महीने में, तब तक उसने नहीं किया उसका खुद का फ्रीडम उतना अकेला क्या करेगा ना, वो दिक्कत वो भी है। वही तो मैं बोला, हाँ, उसको सोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जल्दी कन्वर्ट नहीं, बंद करना पड़ेगा, एलएलपी कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कहीं था कि कन्वर्जन एलएलपी इनटू, कन्वर्जन नहीं कर सकते बंद करना पड़ेगा एलएलपी एंड फिर उसको जो भी है वो करना पड़ेगा खुद से, और दूसरे पार्टनर को देना पड़ेगा सब कुछ। पर अगर थर्ड पार्टीज को लगा कि एलएलपी डिसॉल्व हो गया मतलब अब नहीं हाँ, कर दूंगा, तो खत्म हो जाएगा, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही ना आगे के, पर अगर बिकॉज दे केम ऑन द बेसिस कि दो पार्टनर्स कि दोनों के नॉलेज के बेसिस पे और दोनों के विल के बेसिस पे, मतलब रेपुटेशन के बेसिस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट अगर एक चला ही गया उनका ट्रस्ट चला जाता है ना, बेसिकली कस्टमर्स कैसे आते हैं, ट्रस्ट के बेसिस पे आते हैं। एलएलपी का नाम और एलएलपी के पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे, एक हाथ कोई रहेगा तो क्यों आएगा कोई, अगर उसी के कोई कस्टमर्स होगा तो फिर अलग बात है, उसी के कोई बिल्डअप कस्टमर्स। या फिर उसे जो बचा हुआ है उसे ही फोन करके बताना पड़ेगा कि मैं आप सोल प्रोप्राइटर करेक्ट, हाँ, सिंपल है, सिंपल है, वो लाना डिफिकल्टी है प्रैक्टिकल, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। if the LLP is unable to pay its debts, लाइबिलिटीज, ठीक है, नेक्स्ट। if the LLP has acted against the interest of the sovereignty or and integrity of India, the security of the state or public order. सिंपल है, कुछ गलत किया, इंडिया के इमेज को अफेक्ट जो कर रहा है, ठीक है, एज अ कंट्री ना वी हैव टू थिंक, पहले स्टेट था, पहले तो एलएलपी था, फिर स्टेट, फिर एज अ कंट्री ना। यहाँ पे वो भी आता है ना, मतलब इमोशनल सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, यस यस, सो ट्रू, आजकल तो बहुत हो रहा है। वो 4 लोगों को जेल हो गई कौन? संभाजीनगर में। अच्छा, हाँ हाँ, पूछो मत, हाँ ठीक है, रीड करो। हाँ, If the LLP has made a default in filling with the registrar of and the statement of account and solvency or the annual return for any 5 consecutive financial years, or ये कहाँ पे देखा था हमने, ये पढ़ा था हमने, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, हाँ वो शायद कुठे बघितलं होतं, सगळं माहिती आपल्याला बोलायचं नसतं, था ये एक्ट में ही था, हाँ सॉरी, हाँ ढूंढो, ये हमने पढ़ा है कहीं पे तो एक्ट में, हाँ ढूंढो ना, अभी मेरे को एग्जैक्ट बताओ सेक्शन क्या है, ये पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी कि क्यों फाइल करना पड़ता है, कब फाइल करना पड़ता है, किसको फाइल करना पड़ता है। मिला क्या? एलएलपी में ही है, पार्टनरशिप में नहीं है, कौन सा एक्ट ढूंढ रहे हो आप लोग? हाँ, अकाउंटिंग का कुछ तो था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे कुछ तो था। हाँ 4.8 स्टेटमेंट 4.8 मध्ये क्या लिखा है? there shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form. ते इन्कॉर्पोरेशन चे दादा, तू हे काय बोलतोय? हाँ रीड कर ना, काय लिहिलंय तू, रीड कर ना, आहे ना, तू त्याला का सांग, तू रीड कर, सांग तू। हाँ हाँ, ये क्यों रीड कर रहा है? हाँ ना, ते कशाला रीड करतोय, सगळं थोडी रीड करायचंय।
समझा? अभी ये क्या बोल रहा है, अगर 5 साल के लिए कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 5 साल के लिए हमने फाइल ही नहीं किया, तो एनसीएलटी बोल सकता है कि आपने डिफॉल्ट किया है एंड आप अभी वाउंड अप हो जाओ, डिजॉल्व हो जाओ। अभी पढ़ो, समझा? कितना रेफरेंस है वो सेक्शन के लिए, वो आप ऑलरेडी जो डिस्कस किया, आपको याद नहीं है ये? हाँ हाँ, क्या पढ़ो। Or if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that ये कंपनीज एक्ट में भी था, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में था, सॉरी पार्टनरशिप में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स लास्ट में, वही है सेम। is or हाँ ये और है, ये एंड नहीं है, ये सारे और है ये, हाँ वहां पे भी और ही था, एक ही किसी के अंडर देखेंगे ना हम लोग। समझा? रीड करो फिर से सेक्शन 64 सब लोग, इजी है बाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। 64 ना, फिर रीड किया था हमने। आगे क्या read करना नहीं 64 सब लोग रीड करो, एक बार गो थ्रू करो फिर से पॉइंट्स, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं 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 63 रीड कर था अपन। सबका हो गया? सेक्शन 65 लास्ट सेक्शन आज के लिए, ठीक है पढ़ो। The central government may make rules for the provisions in relation to winding up and dissolution. अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, ठीक है, पढ़ के आओ कल। देर आर हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज, देर आर, नाही तसं नाही, काउंट बोलतो मी आत्ता करंटली देर आर 12 or समथिंग मिनिस्ट्रीज, त्या अंडर ऑफिसेस वगैरे आहे, हां ऑफिसेस, हाँ भरपूर आहे, बट इट इज नॉट स्मॉल ना, ब्रॉड नंबर ऑफ पीपल आर देयर अंडर सीजे। वी नो ओनली सीजे, सीजे के अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लोगों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब हायरार्की है बेसिकली ऐसे। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट ना, हाँ 67, 68, 69, ठीक है, कल हो सकता है ये एक्ट, कल देखते ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कुछ डाउट्स है या फिर मैं स्टॉप करूं?